हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। और आज रात के 8:30 बजे हुए हैं और मैं आपके लिए विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर फिर आपके सामने हूं। और विविध एक्सप्रेस की क्लास मैंने एक क्लास आपको कराई है और नाइट में एक ये आज आपकी दूसरी क्लास विविध एक्सप्रेस की क्लास है। सभी स्टूडेंट मेरे साथ इस क्लास के साथ जुड़ जाइए और इस क्लास के अंदर आपको बहुत ऐसे कंटेंट मिलने वाले हैं, यानी कि एक हार्डली क्वेश्चन भी आपको मिलेगा और नॉर्मल क्वेश्चन भी आपको इसमें दिखाई देगा। तो आपका एक तरीका से बहुत अच्छा रिवाइज होगा। तो क्लास को वीडियो को आज आप लास्ट तक अंत तक रिवाइज वॉच कीजिए। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सभी स्टूडेंट नोट करें, कॉपी पेन उठाएं, लिखें। आप विविध हेडिंग डालें, आप सभी स्टूडेंट विविध। इसमें पहला क्वेश्चन लिखिए आप, तारे का रंग किसको इंडिकेट करता है? सभी स्टूडेंट के लिए पहला क्वेश्चन है, तारे का रंग किसको इंडिकेट करता है? अगर आपको क्वेश्चन का आंसर याद है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी साथ के साथ क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तारे का रंग किसका सूचक है? तारे का रंग किसका सूचक है? किसको इंडिकेट करता है? यानी कि ये टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, ताप को इंडिकेट करता है, टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहां पर लिखा नर्मदा व ताप्ती। नर्मदा व ताप्ती, इनमें क्या दोनों में ऐसी एक विशेषता है? कौन कौन सी इनके अंदर, दोनों के अंदर सेम विशेषता है? अपने कमेंट बॉक्स में नर्मदा और ताप्ती रिवर के बारे में सभी अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इन दोनों के अंदर एक जैसी कौन कौन सी विशेषता है। ये इन दोनों नदियों का जब भी क्वेश्चन आता है तो जोड़ा में ही क्वेश्चन आता है। जब भी इन दोनों के बारे में पूछा गया है तो जोड़ा में ही क्वेश्चन आता है। नर्मदा व ताप्ती, ये दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती। लिखिए आप सभी स्टूडेंट, डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं। ये भी आप लिख सकते हैं आप, एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। यानी डेल्टा में और एस्चुरी में क्या डिफरेंस है? डेल्टा वो होता है जो नदी का पानी ऐसे पूरा सारे में फैल जाता है, और एस्चुरी क्या होता है, एक जगह ही गिरता है, एक ही स्थान पर गिरता है। क्लियर? उसे एस्चुरी बोलते हैं। ज्योग्राफी का स्पेशल टॉपिक चलेगा और अच्छे से आपको समझाया जाएगा। और इनके अंदर क्या विशेषता है? दोनों नदियां पूर्व से पश्चिम बहती हैं, पूर्व से पश्चिम बहकर अरब सागर चली जाती हैं, अरब सागर चली जाती हैं, यानी अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। क्लियर? तो मैंने आपको यहाँ 3 पॉइंट बताए। एक तो दोनों नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, और पूर्व से पश्चिम बहकर अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नर्मदा जो नदी है, स्पेशल नर्मदा के लिए लिख रहा हूं मैं, ताप्ती के लिए नहीं, इसको आप ऐसे क्रॉस करोगे। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इस नर्मदा नदी पर एक बहुत बड़ा बांध भी है, और जो एक नया बांध है, और वो बांध कौन से राज्य में है, और वो बांध राष्ट्र को कब समर्पित हुआ है? तो आपसे कभी भी एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध परियोजना। अगर सरदार सरोवर बांध परियोजना आपसे पूछा जाए कौन से राज्य में है, देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन पॉइंट जोड़ के देखिए आप, इसे ही विविध एक्सप्रेस बोलते हैं। सरदार सरोवर बांध परियोजना राज्य पूछा जाए तो आप क्या लगाओगे? गुजरात। क्या लगाओगे? गुजरात में है। और इस बांध से कितने राज्य लाभ उठा रहे हैं? इस बांध से 4 राज्य लाभ उठा रहे हैं। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी गया कि सरदार सरोवर बांध परियोजना से कितने राज्य लाभ उठा रहे हैं? 4 राज्य, जिनमें आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये 4 राज्य इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। और सरदार सरोवर बांध परियोजना कौन राष्ट्र को कब समर्पित हुई? इसकी समर्पित की डेट कौन सी है? 17 सितंबर 2017 में ये राष्ट्र को समर्पित हुई। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप।
लिखिए आप सभी स्टूडेंट अनुसूची। वैसे तो मैंने आपको स्पेशल संविधान में स्पेशल वीडियो में अनुसूची के लिए स्पेशल वीडियो बना रखी है, वहां से भी आप अच्छे से वॉच कर सकते हैं। आप अगर वहां से प्रॉपर टॉपिक को आप पढ़ के आए हो तो आपको यहाँ ऐसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर अनुसूची टोटल वैसे कितनी है, कुल अनुसूची की आपसे बात करें तो कुल अनुसूची कितनी है, 12 है। कितनी है, 12। लेकिन 12 का यहाँ पर डिस्कस नहीं होगा। जो मैं आपको अनुसूची लिखूंगा उसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है कि कौन उस अनुसूची के अंतर्गत कौन से विषय का वर्णन है, वो आपको लगाना है। मैंने यहाँ पर लिखा 8वीं अनुसूची। आप बोलोगे 8वीं अनुसूची तो अभी 2 दिन पहले पढ़ाई थी, बट जो मैंने पढ़ाया उसे मैं बार बार बोर्ड से आपसे पूछता हूं। वही आपके अंदर एक रिवाइज कराने का एक तरीका है। 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। मुझे इन अनुसूचियों का वर्णन चाहिए कि इन अनुसूचियों में किस किस का वर्णन है। सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं अगर आपको ये अनुसूची का वर्णन याद है। सभी के पास नोट्स में लिखा हुआ है, सभी के पास जीएस के नोट्स हैं, सारी बुक्स हैं, बट प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप कितना वहां पर रेगुलर उन पर ध्यान दे रहे हो, आप कितना आप रिवाइज कर रहे हो आप। तो इसलिए विविध की एक्सप्रेस जो क्लास लगाई गई है आपके लिए, विविध की एक्सप्रेस क्लास इसलिए लगाई गई है कि आपके यहाँ पर एनालिसिस हो जाए कि आपकी अनुसूची याद पहले थी लेकिन अब इनमें से 2 याद नहीं है, 1 याद नहीं है, सारी याद नहीं है। तो आपको सिर्फ एनालिसिस के लिए क्लास दी जा रही है कि रिमाइंड के लिए। तो बताइए आप 8वीं सूची में किसका वर्णन है, भाषा। अब जिक्र करोगे तो वर्तमान कितनी भाषाएं इसमें आती हैं, 22। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, भूमि सुधार। सभी स्टूडेंट नोट करें, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची में दल बदल का कानून इसमें रखा गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायतें आपकी आती हैं, पंचायतें। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। कोई भी स्टूडेंट ज्यादा ट्रिक के चक्कर में ना फंसे, टॉपिक को तरीका से पढ़े। और ज्यादा अगर आपको ट्रिक बनानी है तो कभी अपनी स्वयं की ट्रिक बनाइए आप। किसी बुक की ज्यादा ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, टॉपिक अच्छे से नहीं हो पाता है। आप अगर कोई ट्रिक बना भी रहे हो, किसी पॉइंट पे आपने बना भी लिए, तो आप स्वयं अपनी कोई ट्रिक बनाइए, अपने लॉजिकल की ट्रिक बनाइए जिसको आप हमेशा से याद कर सकते हो। क्लियर? ज्यादा ट्रिक पे ध्यान नहीं देना है, आपको प्रॉपर टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस करना है, यही सबसे बड़ी ट्रिक है। अगर जीएस को याद करना है तो इसका सीधा एक फंडा है, इसे बार बार रिवाइज कीजिए। जो याद हो गया उसे रिवाइज कीजिए, जो याद नहीं हो रहा है उसे लिख के याद कीजिए। ये एक सबसे बेस्ट तरीका है और रेगुलरिटी अपनी बना के रखिए आप। क्लियर? तो आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। देखिए आप ये सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखिए आप, फूलों की घाटी उत्तराखंड में कहां पर स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित, यानी उत्तराखंड में कहां पर स्थित है। तो आपका आंसर क्या आएगा, अपने कमेंट बॉक्स में आप लगा सकते हो। आप फूलों की घाटी उत्तराखंड में कहां पर स्थित है, चमोली में स्थित है। चमोली में स्थित है। और प्रथम, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब से है। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत, डेट और सन दोनों आपको बताने हैं यहां पर। प्रथम बहुत सदाबहार क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट की पावर इसकी 1000 है, बहुत बार एग्जाम में आता है। और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर, सभी स्टूडेंट नोट करें, 17 अक्टूबर 1940। अब इसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था, अपने कमेंट बॉक्स में आप लगा सकते हैं। आप इसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था, आचार्य विनोबा भावे। सभी स्टूडेंट नोट करें, आचार्य विनोबा भावे। ऐसे नहीं बोर्ड पे कोई भी क्वेश्चन ऐसे छाप दिया, बहुत सोच समझ कर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पर छापे जा रहे हैं जिससे कि आपके तैयार हो जाएं। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक सदाबहार क्वेश्चन है,
कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब लाई गई? आपको सिर्फ इसका सन बताना है, वो कौन सी सन है जब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली आई थी। घोषणा की बात करोगे तो अलग सन आएगा, और लाने की बात करोगे, बनने की बात करोगे तो 1912 आएगा। और कलकत्ता से राजधानी की दिल्ली बनाने की घोषणा, अगर यहाँ पर घोषणा की बात आए तो कमेंट बॉक्स में आप लगाओगे कौन सा सन? 1911। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप, हरित प्रभाव क्या होता है? मैंने आपके क्वेश्चन दिया है, हरित प्रभाव क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं आप इसे इंग्लिश में। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? हरित प्रभाव क्या होता है? इसके अंतर्गत होता है जिसमें वायुमंडल में CO2 द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण को शोषित कर लिए जाने से, वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? हरित प्रभाव बोलते हैं। क्लियर? सीधा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 इंफ्रारेड यानी कि जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करती है, और जिससे एटमॉस्फेयर का क्या टेम्परेचर बढ़ता है, जिसको क्या बोलते हैं? हरित प्रभाव। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस कौन कौन सी है? मुख्य रूप से तो CO2 है, बाकी वैसे 4 गैस होती हैं। तो ग्रीन हाउस में 4 गैस कौन कौन सी आती हैं? मीथेन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और आपका जलवाष्प। ये 4 गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को, हरित प्रभाव गैस 4, और मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें आपने एक बार ट्रिक भी मैंने आपको कई बार बता रखी है, मीना का जलवा, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। आप सीधा पहले 4 गैस सीधी याद करो, ट्रिक बाद में आप याद करो। पहले सबसे पहले मीथेन, CO2, NO2, जलवाष्प। अब इनमें कौन सी वो गैस है जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। आपने नोट कर लिया था, नेक्स्ट लिखो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण अथॉरिटी की स्थापना कब हुई है? तो आपका आंसर क्या आएगा? भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कौन सी सन में है? 1985 के अंतर्गत। अब यहां गंगा की बात आ रही है तो आप इसका उद्गम भी मुझे बता सकते हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में गंगा नदी कहां से निकलती है आप लिख सकते हो। आप एक क्वेश्चन है कि सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा है, भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा है। एक क्वेश्चन, सबसे बड़ा अपोहा तंत्र भी कौन सी नदी का है? गंगा का है। सबसे बड़ा अपोहा तंत्र
अपोहा तंत्र से मतलब होता है भारत की वह कौन सी नदी है जो बहुत सारी नदियों का पानी अपने अंदर समेट लेती है, जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज्यादा है, उसे ही बोलते हैं अपोहा तंत्र। ज्योग्राफी के टॉपिक चलेंगे, प्रॉपर तरीका से आपको इनको डिफाइन किया जाएगा। अब विविध की क्लास चल रही है तो शॉर्ट में आप इस तरह से इतना ही लिख सकते हो। आप नोट करिए इसको, ये इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय संस्थान, ये हमारे भारत में कहां पर है? अपने कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे लगा सकते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान भारत में कहां पर है? सभी स्टूडेंट लगाएं। ये आपका जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। जोधपुर कहां पड़ता है? राजस्थान। राजस्थान हाईकोर्ट भी कहां पर है? एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए बोल रहा हूं, राजस्थान हाईकोर्ट आपसे पूछ रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट भी कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। क्लियर? जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक क्वेश्चन है बुल्स एंड बियर्स। आप बता सकते हो बुल्स एंड बियर्स का जो संबंध है, इसका जो ये रिलेटेड दो वर्ड हैं, दो टर्मिनोलॉजी है। बुल्स एंड बियर्स का संबंध कौन से क्षेत्र से है? अपने कमेंट बॉक्स में आप लगा सकते हैं। बुल्स एंड बियर्स का संबंध कौन से क्षेत्र से है? लगाइए आप सभी स्टूडेंट। इसका संबंध शेयर बाजार यानी शेयर सूचकांक से संबंधित बुल्स एंड बियर, शेयर बाजार से इनका संबंध है। बुल्स से मतलब होता है, बुल्स और बियर्स दोनों का मतलब क्या होता है? तेजी से और मंदी से होता है। क्लियर? बुल्स एंड बियर्स, तेजड़िया और मंदड़िया, इनको क्या बोलते हैं? तेजड़िया और मंदड़िया। अगर कोई व्यक्ति स्टॉक शेयर मार्केट की कीमतें बढ़ाने की बात करता है तो उसे बोलते हैं बुल्स यानी कि तेजड़िया, और घटाने की बात करता है तो बियर्स, तो इसे बोलते हैं तेजड़िया व मंदड़िया। नेक्स्ट लिखिए आप, दुर्गापुर स्टील कारखाना भारत के कौन से राज्य में है? दुर्गापुर स्टील कारखाना भारत के कौन से राज्य में है? अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए कि दुर्गापुर स्टील कारखाना भारत के कौन से राज्य में है। आपका यानी कि वेस्ट बंगाल में है। और किस देश के सहयोग से बनाया गया था? सहयोग वाला देश लिखिए, अपने कमेंट बॉक्स में सहयोग वाला देश लिखिए, और योजना लिखिए कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको तैयार किया गया है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसको बनाया गया? कौन से नंबर की वो पंचवर्षीय योजना थी जिसमें दुर्गापुर स्टील कारखाना तैयार किया गया? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लगा सकते हैं। सहयोग की बात करोगे तो ब्रिटेन का सहयोग था, और योजना की बात करोगे तो सेकंड नंबर की पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 स्टील कारखाने बनाए गए थे, जिनमें आपका दुर्गापुर भी था, भिलाई भी था, और राउरकेला भी था। अब बोकारो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में है, बट अभी विविध की क्लास चल रही है तो दुर्गापुर स्टील कारखाना को ही आप नोट करोगे। ये इसका नोट करें, ये इसको स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आईडीबीआई एक बैंक है आपका। आईडीबीआई बैंक की जो स्थापना है 1964 में है। अब यहां पर मैंने सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछा है, जब इस आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1964 में हुई तो उस टाइम भारत में कौन से नंबर की पंचवर्षीय योजना चल रही थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना में इस बैंक का गठन हुआ? इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1964 है, बट कौन से नंबर की वो योजना थी? यानी दूसरी थी या तीसरी थी? पहली पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई है? 1951 से 1956, दूसरी 1956 से 1961, और तीसरी 1961 से 1966। क्लियर? ये लगा हो गया। 5 वर्ष की योजना तैयार होती है, 5 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, सभी स्टूडेंट नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, कि भारत में
पहले क्वेश्चन समझिए आप। भारत में जो कॉइन्स बनते हैं, सिक्के बनते हैं, तो भारत में सिक्के 4 शहरों में बनते हैं। तो 4 शहरों में जहां सिक्के बनते हैं, जिस कारखाने में, जिस फैक्ट्री में कॉइन्स की ढलाई होती है उसको हम टकसाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टकसाल। तो अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं भारत में कुल कितनी टकसालें हैं, भारत में कुल टकसाल कितनी हैं। भारत में कुल टकसाल की संख्या कितनी है? 4। और 4 टकसाल कौन कौन सी हैं? अपने कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि भारत में जो 4 टकसालें हैं, जिसको इंग्लिश में मिंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिंट्स बोलते हैं। तो टकसाल भारत में कहां कहां पर हैं? जहां पर कॉइन्स की ढलाई होती है, सिक्के बनते हैं। एक तो आपके बताइए आप सभी स्टूडेंट, मुंबई, कलकत्ता, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और एक आपके गौतम बुद्ध नगर में, आपके नोएडा में है टकसाल। नोएडा में टकसाल है। भारत में 4 टकसाल हैं। सभी स्टूडेंट नोट करें, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। प्रोड्यूसर जो गैस होती है, कौन कौन सी गैसों का इसमें मिश्रण होता है? प्रोड्यूसर गैस के अंदर कौन सी 2 गैसों का मिश्रण होता है? प्रोड्यूसर जो गैस होती है, कौन सी 2 गैसों का इसमें मिश्रण होता है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में इसमें लगा सकते हैं। CO प्लस N2, CO प्लस N2। CO से मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखिए आप सभी स्टूडेंट। आगे पीछे मैंने बायोलॉजी में आपको साइंस भी पढ़ाई थी, तो साइंस के क्वेश्चन भी यहां आपके सामने आएंगे। तो मैंने यहां पर सिर्फ 4 विटामिन में आपके सामने लिखूंगा। विटामिन B6, B7, B9 और B12। इन चारों विटामिन के मुझे रासायनिक नाम लिख के दिखाइए अपने कमेंट बॉक्स में। ये 4 विटामिन हैं, B6, B7, B9 और B12। इन चारों के आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए आप। इन चारों विटामिन के रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया। B6 का रासायनिक नाम क्या है, B7 का क्या है, B9 का क्या है, B12 का क्या है? अपने कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो। क्लियर? B6 का पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन है। B7 का बायोटिन है, बायोटिन। और B9 का फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड। और B12 का साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन उत्तेजित करता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अग्नाशय को पाचक रस के लिए, पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन प्रेरित करता है? एक कौन सा एंजाइम प्रेरित करता है? यहां पर आपसे सिर्फ एंजाइम पूछा जा रहा है। वह कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय ग्रंथि को, कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि है। वह कौन सा एंजाइम है जो पाचक रस के उत्पादन के लिए अग्नाशय ग्रंथि को प्रेरित करता है या उत्तेजित करता है या उस ग्रंथि को एक्साइटेड करता है? उस एंजाइम का नाम क्या है? सिक्रीटिन नाम का जो एंजाइम है, ये पाचक रस के लिए अग्नाशय ग्रंथि को उत्तेजित करता है या प्रेरित करता है, ये एक्साइटेड करता है। अब यहां अग्नाशय की बात आ रही है, तो अग्नाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैनक्रियास। इसका इंग्लिश का नाम है पैनक्रियास ग्लैंड। ये बॉडी की सबसे महत्वपूर्ण मिश्रित ग्रंथि भी कहलाती है, मिश्रित ग्रंथि। आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की वह कौन सी ग्रंथि जो मिक्स ग्लैंड कहलाती है? मिक्स ग्लैंड कौन सी ग्लैंड कहलाती है? पैनक्रियास। क्या इस ग्रंथि के अंदर इंसुलिन हार्मोन का भी स्रावण होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्रावण लिख सकते हो आप। इंसुलिन हार्मोन का
हार्मोन का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है या कौन सी ग्रंथि में हार्मोन्स बनता है? कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है अग्नाशय ग्रंथि के अंदर लैंगरहैंस आइसोलेट, लैंगरहैंस दीपिकाएं होती हैं जिनसे ये इंसुलिन हार्मोन्स बनता है। अब इंसुलिन हार्मोन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने आपसे यहीं पूछ लिया इंसुलिन हार्मोन्स अपने आप में क्या होता है? एक हार्मोन्स होता है। और इंसुलिन हार्मोन्स का बॉडी के अंदर मेन फंक्शन क्या होता है? एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है जीएस एग्जाम के लिहाज से, एक एक वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई ज्यादा बुक ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए। अगर वीडियो में आपको कोई कंटेंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट जो मैं आपको विविध की क्लास विविध एक्सप्रेस पढ़ाऊंगा तो उसमें सबसे पहले आपकी वो समस्या हल की जाएगी जो पॉइंट आपकी समझ में नहीं आया है। क्लियर? अगर आप वीडियो को वॉच ही नहीं कर पा रहे हो आप तो उसके जिम्मेदार आप हो। क्लियर? तो यहां पर इंसुलिन का मेन आपसे फंक्शन पूछा है, तो इसका मेन फंक्शन होता है ग्लूकोज का नियंत्रण। ग्लूकोज का नियंत्रण, बॉडी के अंदर वो कौन सा हार्मोन्स है जो ग्लूकोज को बॉडी के अंदर कंट्रोल करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करता है? इंसुलिन। अगर यहीं मैं क्वेश्चन घुमा दूं आपके लिए, अगर इसकी कमी से बॉडी में कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से एक रोग भी बॉडी में होता है, डायबिटीज। क्या होता है? सभी आप लगा सकते हो, डायबिटीज तो इंग्लिश का वर्ड है, डायबिटीज। इसको हम मधुमेह भी बोलते हैं, आप शुगर भी इसको बोल देते हो आप। इंसुलिन की कमी से पूछे तो डायबिटीज। और इंसुलिन का कार्य क्या है? ग्लूकोज का नियंत्रण। अब एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए जोड़ रहा हूं, अगर इंसुलिन की अधिकता के कारण, अगर इसका बॉडी में इसकी अधिकता के कारण भी रोग हो जाता है, अगर इंसुलिन हार्मोन्स बॉडी के अंदर ज्यादा स्रावित हो गया, इंसुलिन हार्मोन्स का बॉडी में ज्यादा सीक्रेशन हो गया तो आपको ज्यादा स्रावित होने से भी रोग होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन की अधिकता के कारण हाइपोग्लाइसीमिया नाम का रोग हो जाता है। देखो हम क्वेश्चन कहां से लेकर चले थे, मैंने विविध में यहां पर एक क्वेश्चन लिखा है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा एंजाइम प्रेरित करता है? सीक्रेटिन। क्लियर? लेकिन जब हमने यहां इंसुलिन की बात यहां पर आई तो मैंने क्वेश्चन को कई पॉइंट में घुमा दिया है, तो यहां पर एक क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, कम से कम आपके इसमें 10 क्वेश्चन है। और इंसुलिन की खोज आपसे पूछे तो बेंटिंग, इंसुलिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? बेंटिंग। क्वेश्चन आ जाए कि डायबिटीज की खोज किसने की? अगर आपसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे डायबिटीज की खोज करता पूछा जाए तब भी आपको बेंटिंग लगाना है। इंसुलिन कह के पूछे कि इंसुलिन की खोज किसने की है, तब भी आपको बेंटिंग लगाना है। तो यहां आपको कई क्वेश्चन आपको यहां पुट अप हुए हैं, आप इन सभी क्वेश्चनों को नोट कीजिए या इनका स्क्रीनशॉट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आप अच्छे से क्लास को आप वॉच कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, धैर्य आपको रखना है। ऐसे नहीं भी क्लास चल रही है तो टॉपिक आता है, लेकिन टॉपिक आता है तो उसके बाद भी और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपके सामने आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने पहले अभी अनटच क्वेश्चन आपसे रहे हैं। अगर क्वेश्चन आपने पढ़ भी रखे हैं तो आपका रिवाइज भी साथ के साथ क्वेश्चन हो रहा है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, एसिड रेन में कौन सा अम्ल सबसे ज्यादा बरसता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। एसिड रेन में कौन सा अम्ल बरसता है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, अम्ल बरसता है, अपने कमेंट बॉक्स में आप लगा सकते हो। आप एसिड रेन में कौन सा अम्ल बरसता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लगाओगे। क्लियर? एसिड रेन में 2 एसिड बरसते हैं, एक H2SO4, एक HNO3। एक अगर ज्यादा की बात करेगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी H2SO4 और सेकंड प्रायोरिटी HNO3। अब यहां पर एक क्वेश्चन और हम देख सकते हैं, एसिड रेन बरसने का कारण कौन सी 2 गैसें हैं? कौन सी
दो गैसें हैं जो एसिड रेन बरसने में हेल्प करती हैं। देखो क्वेश्चन सब वही होते हैं, बट सिर्फ क्वेश्चन को एग्जामिनर क्या करता है, उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज को सिर्फ घुमा देता है, मतलब वही होता है। अगर उस लैंग्वेज को आपको पहले आप इस तरह से पढ़ोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो वो लैंग्वेज वो आपको बहका नहीं पाएगा। कितनी भी हार्ड लैंग्वेज में क्वेश्चन आपके लिए रखे, आपकी क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर ये आएगा, इसने क्वेश्चन को हार्डली बना रखा है, मतलब इसका सिर्फ वो ही निकल रहा है। और वो बच्चा कर सकता है जिस बच्चे ने वीडियो को, ये अपने उस टॉपिक को अच्छे से कई बार प्रैक्टिस किए और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए, उसके लिए वो क्वेश्चन की लैंग्वेज, जो हार्ड क्वेश्चन आता है लैंग्वेज को हार्ड कर देता है, उसका उस बच्चे पर कोई असर नहीं आएगा। और जिनकी प्रैक्टिस कम रहती है, एक एक बार ही टॉपिक पढ़ रखे हैं और वहां थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा देता है, तो बच्चे को पसीना आ जाता है कि अब ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है, किस तरह से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन वही है, बट थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाई है। लेकिन अगर आप उसी क्वेश्चन को आप उस कंटेंट को आप अच्छे से 10 बार 20 बार 50 बार रिवाइज करके जाते, तो आपको क्वेश्चन हार्ड नहीं लगता। हार्ड इसीलिए लगता है कि टॉपिक अनटच है, एक बार रिवाइज किया है, 2 बार रिवाइज किया है। क्लियर? आप एक एक टॉपिक को 50-50 बार रिवाइज कीजिए, जब देखना आपका कैसे क्वेश्चन गलत होता है। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन गलत होता है हमारी गलती से गलत होता है, क्योंकि हम सब्जेक्ट पर फोकस नहीं रखते हैं, और सब्जेक्ट जब फोकस नहीं होता है तो हमें हर क्वेश्चन हार्डली लगता है। हर तीसरा क्वेश्चन हम एग्जाम में बुकलेट में गलत करके चलते हैं। हर तीसरे चौथे क्वेश्चन को हम गलत कर रहे हैं, तो कैसे हमारा नंबर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि टॉपिक आपने एक टॉपिक को 50 बार रिवाइज नहीं किया है। फिर आपका हर तीसरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, फिर आपका एक पेज या दूसरे पेज में जाकर एक क्वेश्चन गलत होगा। तो आपको इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है कि किसी पेज में जाकर क्वेश्चन गलत हो, ये नहीं कि एक पेज में ही 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अल्टरनेट क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो उस क्वेश्चन का गलत होने का सिर्फ रीजन यही है कि आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है। प्रैक्टिस का जो टाइम था वो टाइम आपने कहीं और गुजारा है, तो प्रैक्टिस के टाइम आपने अपने समय को बर्बाद किया है, तो उसके जिम्मेदार आप रहोगे। मैं आपसे फिर बार बार बोलता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतनी आपकी तैयारी होगी। मोर प्रैक्टिस मोर गेम, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना बड़ा आप गेम खेल सकते हो, ये बिल्कुल क्लियर है। आगे क्वेश्चन को देखिए आप। मैंने बोला एसिड रेन में कौन सा अम्ल बरसता है, तो मैंने 2 अम्ल लिखवाए, H2SO4 HNO3। क्लास को धीरे से पढ़िए आप, आराम से पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? क्वेश्चन आपका कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। विविध की क्लास स्टार्ट हो गई है, कोई भी सब्जेक्ट आपका कमजोर नहीं होगा। अगर मेरी जो प्रॉपर क्लास हो रही है वहां आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, बट जब मैं बार बार एक पॉइंट को बता रहा हूं आपको विविध में, तो प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। चलो टॉपिक की तरफ ही बात करते हैं। देखिए आप, एसिड रेन में कौन से अम्ल बरसते हैं? H2SO4 और HNO3। अब मैंने क्वेश्चन आपको दिया, एसिड रेन बरसने का कारण कौन सी 2 गैसें हैं? अब वो 2 गैस हैं आपकी SO2 और N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर? ये 2 गैसें हैं। कौन सी गैस सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? SO2। अगर SO2 पानी के साथ रिएक्शन करती है, पानी के साथ ये रिएक्शन करती है, तो क्या बना देती है? H2SO4। और अगर NO2 HNO3 मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है आपका? पानी और NO2 ये मिल जाएंगे तो HNO3 बन जाएगा। क्लियर? तो एसिड रेन में कौन से 2 अम्ल बरसते हैं? और एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछता है, आजकल ताजमहल का जो पत्थर है वो किसके कारण खराब हो रहा है, चटक रहा है, दूषित हो रहा है? कैसी भी वो लैंग्वेज यूज कर लेता है, दूषित वर्ड लगा देता है, चटकना वर्ड लगा देता है, खराब होना वर्ड पूछ लेता है, तो आपको बताना है एसिड रेन के कारण। एसिड रेन सबसे ज्यादा कौन से 2 देशों में होती है? एक और क्वेश्चन आपके लिए निकल कर आया है कि एसिड रेन यानी विश्व में कौन से 2 देश हैं जिनमें एसिड रेन सबसे ज्यादा होती है? नॉर्वे और स्वीडन। अपने उसमें कॉपी में लिख सकते हो आप, सबसे ज्यादा एसिड रेन कौन से 2 देशों में देखी गई है? कौन से 2 देशों में होती है? नॉर्वे में और स्वीडन में। अब तुम नॉर्वे स्वीडन की बात करोगे तो मैं यहां भी क्वेश्चन बना सकता हूं आपके लिए, लेकिन मुझे क्वेश्चन और भी कराने हैं। जैसे मैंने पूछ लिया नॉर्वे की राजधानी बता दो आप। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। और मैं इसमें ही इस पॉइंट में आगे बढ़ूंगा तो नोबेल अवार्ड के क्वेश्चन यही उठा लूंगा कि
टोटल नोबेल अवार्ड कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल अवार्ड 6 क्षेत्रों में मिलते हैं। तो 6 में से शांति नोबेल अवार्ड कहां से जारी होता है? नॉर्वे से। और स्वीडन से 5 नोबेल अवार्ड जारी होते हैं। नोबेल का पॉइंट आएगा विविध में तो अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अम्फान तूफान अभी हाल ही में आया था। अम्फान तूफान अभी हाल ही में आया था। करंट के क्वेश्चन भी आपके छोड़े नहीं जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। अम्फान तूफान अभी हाल में आया, तो मैंने सिर्फ यहां से पूछा मई में तूफान आया था, अम्फान तूफान का नाम किसने दिया है? कौन सा वो कंट्री है जिसने इस तूफान को अम्फान नाम दिया है? अम्फान तूफान का नाम देने वाला देश कौन सा था? देने वाला देश कौन सा था? अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए, क्योंकि आपने लाइव देखा है, सुना है, कई बार उसको देखा है। तो अम्फान वाला देश जिसने इसको ये नाम दिया है, बहुत बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लगा सकते हैं, तो लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में। आंसर क्या आएगा? थाईलैंड। अब यहां जैसे थाईलैंड देश आ गया, अब यही मैंने पूछा कि कौन से महाद्वीप का ये देश है? एशिया महाद्वीप। थाईलैंड की राजधानी कहां पर है? बैंकॉक। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। कौन सी कॉन्टिनेंट कंट्री है? एशिया। किसका उत्पादन यहाँ ज्यादा है? थाईलैंड में टिन का उत्पादन ज्यादा है, ये रबड़ का उत्पादन ज्यादा है। एक क्वेश्चन को सही बता दो आप, रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में? रबड़ के उत्पादन में थाईलैंड नंबर 1 है। क्लियर? ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। आप विविध एक्सप्रेस की क्लास का आपको ये फायदा मिलेगा, पता नहीं क्वेश्चन कहां से कैसे घूमेगा, और जहां क्वेश्चन आपने कई महीने से नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चन आपका बार बार रिवाइज हो जाएगा, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फोटॉन। फोटॉन एक वर्ड है। फोटॉन जो एक भाषा है, तो इस फोटॉन जो भाषा है इसका प्रयोग कौन से क्षेत्र में होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए। फोटॉन भाषा का प्रयोग कौन से फील्ड में होता है? आप लगाओगे विज्ञान के फील्ड में, विज्ञान क्षेत्र में इस लैंग्वेज का यूज होता है, विज्ञान के क्षेत्र में इसका यूज होता है। नेक्स्ट लिखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मैंने एक क्वेश्चन, बहुत मोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया यहाँ पर, अभी पीछे भी पूछा था। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अब न्यूयॉर्क में और किसी और के भी हेडक्वार्टर हैं? यूएनओ में, न्यूयॉर्क में और किस किस के हेडक्वार्टर हैं? लगा सकते हो आप। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क शहर कौन सी नदी पर है? हडसन नदी पर है। अभी पीछे की वीडियो में मैंने आपको शायद बताया भी है। न्यूयॉर्क कौन से देश में है? यूएसए में है। यूएसए के अंदर। यूएनओ का गठन कौन सी सन में है? 1945 में, 1945 में है। यूएनओ में कुल देश कितने? 193 है। और यूएनओ के वर्तमान जो अध्यक्ष महासचिव कौन है? डेविड मालपास। यूएनओ के वर्तमान जो महासचिव है एंटोनियो गुतरेस हैं। एंटोनियो गुतरेस कौन से देश से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट लिखिए आप। गुरुवायूर मंदिर भारत के कौन से राज्य में है और ये किसका मंदिर है? मैंने आपसे ही पूछा है, अपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं आप। गुरुवायूर मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है और भारत के कौन से राज्य में? लिखिए आप। यही भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है। श्री कृष्ण जी का मंदिर है और ये कहां पर है? केरला में है। केरल में है। अब केरल में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। क्लियर? तो नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन देखोगे आप। एक कामाख्या मंदिर भारत के कौन से राज्य में है? कामाख्या मंदिर भारत के कौन से राज्य में है? असम में है। और ये किसका मंदिर है? अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। असम के अंदर कामाख्या जो मंदिर है किसका मंदिर है? पार्वती का मंदिर है।
क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप यक्ष ज्ञान। यक्ष ज्ञान एक लोक नृत्य है, लोक नृत्य। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया यक्ष ज्ञान भारत के कौन से राज्य का ये लोक नृत्य है। यक्ष ज्ञान वो स्टेट आप लिखिए आप, भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें यक्ष ज्ञान लोक नृत्य होता है, तो स्टेट आपका आएगा कर्नाटक। कर्नाटक लिखिए आप सब स्टूडेंट। इन तीनों क्वेश्चनों को नोट करें, ये इनका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप गुरुडोंग नाम की एक झील है, लिखो आप गुरुडोंग मार नाम की झील भारत के कौन से राज्य में ये टच है, ये सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम के बॉर्डर पर है गुरुडोंग मार झील। कहां पर है? सिक्किम में है। और एक क्वेश्चन और देखिए आप, प्रोटेम स्पीकर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोलोगे कि संविधान का एकदम क्वेश्चन आ गया बीच में, विविध में कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। प्रोटेम स्पीकर, मैंने सिर्फ यहां पर एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा है। सबसे पहले डिफाइन करूंगा मैं आपको, ये है क्या, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको ये दिया कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। शॉर्ट में आप लिखोगे नियुक्ति और आगे आप बताओगे कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। क्लियर। जब नए निर्वाचित सांसद होते हैं तो उनको शपथ दिलाने के लिए, नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर, एक कार्यवाहक स्पीकर नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और वो प्रोटेम स्पीकर सभी सांसदों को शपथ दिलाता है। जब सभी सांसदों को शपथ मिल जाती है, वो अपने अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, तो एक परमानेंट स्थायी स्पीकर नियुक्त होता है। यानी कि एक परमानेंट स्पीकर नियुक्त नहीं होता है, यानी वही सांसद अपने सीनियर सदस्यों में से एक सदस्य चुन लेते हैं। क्लियर। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और वर्तमान स्पीकर कौन है? अपने कमेंट बॉक्स में आप लगा सकते हैं आप, ओम बिड़ला। अब मैंने आपसे यहां पूछ लिया कि ओम बिड़ला की नियुक्ति किसने की है? किसी ने भी नहीं, क्योंकि स्पीकर की नियुक्ति नहीं होती है। स्पीकर की यानी लोकसभा अध्यक्ष, इसे बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष, की कोई नियुक्ति नहीं करता है। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि सांसद यानी कि लोकसभा के मेंबर ही अपने मेंबरों में से एक सीनियर मेंबर को चुन लेते हैं। तो वर्तमान जो स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला। इनसे कुर्सी पे चेयर में बैठने से पहले किसको एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जो सभी सांसदों को शपथ दिलाता है। और उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। क्लियर। तो ये दोनों ही पॉइंट आप नोट करें। चलो यहां पर एक पॉइंट और है, प्रथम स्पीकर कौन है? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, यहां पर क्वेश्चन घूम रहा है तो विविध का ही चल रहा है। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लगाएं कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या प्रथम लोकसभा स्पीकर भारत में कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलेंकर। सभी स्टूडेंट नोट करें, गणेश वासुदेव मावलेंकर, इसे शॉर्ट में हम जीवी मावलेंकर भी कहते हैं। अब यहां पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, पहली महिला लोकसभा स्पीकर। जब स्पीकर का पॉइंट आ गया तो मैंने फिर पॉइंट जोड़ दिया है। तो पहली भारत में वो कौन सी पहली महिला है जो सबसे पहले स्पीकर बनी है? मीरा कुमार। और सेकंड नंबर की महिला आपसे पूछी जाए तो बताओ कौन, क्या बताओगे आप? सेकंड नंबर की महिला बताइए कौन थी जो स्पीकर बनी? अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लगाएं आप। सेकंड नंबर की महिला पहली मीरा कुमार, तो सेकंड आप लगाओगे अपने कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहां पर लिखा एससीओ। अब यहां किसी संगठन की बात हो रही है। देखिए सभी स्टूडेंट, एससीओ का फुल नेम बनता है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन। सभी स्टूडेंट इस लाइन को नोट करें
एससीओ का फुल नेम है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है, जब अपना में एक संगठन है तो इसका गठन कौन सी सन में हुआ है? एससीओ जो संगठन बनाया गया इसका गठन कौन सी सन में है? सभी जन नोट करें, 1996 में है, 1996 में इसका गठन हुआ। और जब इसका गठन हुआ तो इसमें कुल देश कितने थे? इसमें कुल सबसे पहले थे 6। अब 6 देश कौन कौन से थे वो अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। नंबर 1 रसिया, नंबर 2 चाइना, रसिया चाइना। नंबर 3 लिखिए आप तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। नंबर 4 किर्गिस्तान। नंबर 5 उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और नंबर 6 आपका किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। और नंबर 6 बताइए कौन सा आएगा? नंबर 6 आपका आएगा यानी कि कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। अब कितने तान हो गए इसमें बताओ आप? कजाकिस्तान। क्लियर? अब ये टोटल 6 है। अब यहां पर एक पॉइंट जोड़ोगे आप, 2017 में भारत व पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गए थे, भारत व पाकिस्तान भी शामिल कर लिए गए। अब इस संगठन में कुल देश कितने हैं? 6 तो आपके प्लस 2, अब जुड़ गए तो वर्तमान कितने आ गए? 8। आज वर्तमान में एससीओ संगठन में कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। और एससीओ जो संगठन का गठन हुआ 1996 में हुआ और पहले इसमें मेंबर थे 6, अब कितने हैं? 8। 2017 में कौन से 2 देश शामिल हुए? भारत व पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नोट करें इसको। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए रिवाइज कराता हूं। सभी स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। यानी कि लास्ट क्वेश्चन है कि आप उसे बंद करके चल दिए आप, यानी कि आप देखिए, आप लास्ट क्वेश्चन की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है। मैंने यहां पर राष्ट्रपति लिखा है। कोई आज तक एग्जाम ऐसा नहीं जीएस का नहीं बना कि राष्ट्रपति का क्वेश्चन वहां ना आता हो। क्लियर? मैंने आपको राष्ट्रपति पर बहुत स्पेशल वीडियो बना रखी है, स्पेशल वीडियो राष्ट्रपति के स्पेशल प्रेसिडेंट पर वीडियो बना रखी है, आपने उसको अच्छे से वॉच किया होगा। अगर आपने राष्ट्रपति पर जो वीडियो बनी है, अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से वॉच नहीं किया है तो उसे आप बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीका से वॉच कीजिए, तो आपको सब समझ में आएगा। राष्ट्रपति का अगर कोई भी कंटेंट, कोई भी फैक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आपका कभी वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सिर्फ यहाँ विविध की क्लास चल रही है, सिर्फ रिमाइंड के लिए राष्ट्रपति के कुछ मैंने यहाँ आर्टिकल लिखे, तो उन आर्टिकल में सिर्फ आपको शॉर्ट में बताना है कि कौन से आर्टिकल में क्या प्रावधान है। सभी स्टूडेंट इनका सिर्फ आपको प्रावधान बताना है, बाकी कुछ भी नहीं बताना है। चलो ये आर्टिकल देख लो आप। आज के लिए आपके लास्ट क्वेश्चन है, अपने कमेंट बॉक्स में शॉर्ट में इन सभी आर्टिकल का आंसर आप लिख सकते हो। ये राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। अगर आपने पहले से अच्छे से वीडियो को वॉच कर रखा है, मेरी उस क्लास को पढ़ रखा है या ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, तो आप उस इन सभी का आंसर लगा सकते हैं। सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं, एक एक आर्टिकल लिखे, उसके सामने लिखे कौन से में किसका वर्णन है, शॉर्ट में आपको लिखना है। क्लियर? अनुच्छेद 54 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति का क्या आता है? सभी बच्चे लगाएं निर्वाचन। 111-56 की बात करोगे तो कार्यकाल आता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 123 की बात करोगे तो अध्यादेश आता है। राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में अध्यादेश जारी करता है? शॉर्ट में आप देखिए, आप राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में अध्यादेश जारी करता है? अध्यादेश जारी करने की पावर राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल ने दे रखी है? 123। 57 में क्या आता है? यानी पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन क्या है?
एक राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 57। 143 में सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह का प्रावधान इसमें दिया गया है। शॉर्ट में मैंने आपको यहां लिखा है। 148 में राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? कैग की नियुक्ति करता है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में? 148। एग्जाम छोटा है या बड़ा है, इनमें से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम ये नहीं देखता है कि आप पेपर रेलवे ग्रुप डी का दे रहे हो या आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो। आप उन्हें अपने सब्जेक्ट से मतलब होता है कि सब्जेक्ट जो फिक्स है, जो आर्टिकल है, या वो इतिहास का कोई क्वेश्चन है या आर्टिकल का कोई क्वेश्चन है, उसे बोर्ड को एग्जाम से आयोग से कोई मतलब नहीं होता। उसे सिर्फ अपने सब्जेक्ट से, प्रॉपर टॉपिक से मतलब होता है कि मुझे यहां से क्वेश्चन उठाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो अनुच्छेद 60 की बात करोगे तो 60 में राष्ट्रपति की क्या है? शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण किसके सामने? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यह प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? देखो, संविधान थोड़ा उसमें थोड़े कंसेप्ट होते हैं और इनको थोड़ा समझाना होता है। आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग। राष्ट्रपति और महाभियोग कौन से आर्टिकल में लगता है? 61 में प्रावधान है। महाभियोग से मतलब होता है पद से हटाने की प्रक्रिया। मैं कोशिश करता हूं कि विविध में भी आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, बट विविध में इतना टाइम नहीं होता है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराने होते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में? 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? संसद लगाती है। क्लियर? संसद का कौन सा सदन 1/4 का प्रस्ताव लाता है? अगर ऐसा कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो संसद का कोई भी एक सदन 1/4 का प्रस्ताव ला सकता है। क्लियर? यहां अनुच्छेद 72 की बात है तो 72 में राष्ट्रपति के क्षमा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 100% अगर आपने वीडियो को अच्छे से वॉच किया है, आज के लेक्चर को वॉच किया है, तो आपको 50 नंबर की जीएस में 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं विविध से मिल जाएंगे। मेरी जो विविध की क्लास है ये आपके एग्जाम के लिए ये रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने विविध की क्लास को बहुत अच्छे से वॉच किया है तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, चाहे आप बड़े एग्जाम में या छोटे एग्जाम में, आपकी परीक्षा फेल नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आज आपको ये विविध एक्सप्रेस की क्लास पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ही पहुंचनी चाहिए। मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है। धन्यवाद।